हेलो टू ऑल। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पार्ट वन इंट्रोडक्शन। ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट ये एमबीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें पेपर कोड 17 मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसमें भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जो कि एक एमबीए स्टूडेंट को जो कि फ्यूचर मैनेजर बनने वाला होता है वो उसको स्ट्रैटेजी कहाँ से कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन क्या होती है, इसमें डिफरेंट मॉडल्स कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इन दिस यूनिट, इन दिस पार्ट वी विल कवर द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड लिटिल बिट implications ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो ये स्लाइड देख के आपको समझ में आता होगा कि ये चेस का गेम चल रहा है। दैट मीन्स टू अपोनेंट्स आर देयर and both are trying to make their strategies and to beat them. So let's start with the strategy. What is strategy? क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझने के पहले हमें स्ट्रैटेजी समझना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बना है। जैसे हम डेली रूटीन में छोटे छोटे काम करते हैं और वो छोटे छोटे काम जो हैं वो एक बड़े काम के रूप में फॉर्म होता है। तो स्ट्रैटेजी क्या होता है? इट इज़ अ टैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शन, बट वो एक्शन जो कंप्लीट होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है? वो टैक्टिक्स। टैक्टिक्स क्या होती है? युक्ति, तरीका, देसी भाषा में बोलते हैं जुगाड़। टैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन। अगर आपसे पूछे व्हाट इज स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी इज द टैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन। नाउ डिजाइंड टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। मोस्ट ऑफ द कंपनीज, हम डेली रूटीन में चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन में हो या कंपनी में हो, हम जो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हैं ये लंबे समय के लिए होता है, फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? हमारे जो जो हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए जो है वो स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी होती है। युक्ति, ठीक है, तरीका। स्ट्रेटजी को इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लानिंग एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए दो शब्द हैं, एक आर्ट है और एक साइंस है। आर्ट द वे वी लव टू डू द वर्क एंड साइंस वेयर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर इन्वॉल्व। Planning and optimum utilization of resources. Planning means what we are going to achieve in future. In the same way we are going to achieve planning and optimum utilization of resources. Why they are saying optimum? Optimum means maximum utilization of resources. What do you mean by resources? Resources is what we have with us. हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। तो टैक्टिक्स क्या हो? टैक्टिक्स वो छोटी छोटी चीज़ें जिससे कि हम कोई काम करते हैं। फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजी हमेशा टॉप मैनेजमेंट द्वारा बनाई जाती है और ये आगे फॉरवर्ड की जाती है। स्ट्रैटेजी आर फॉर्मुलेटेड बाय लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, वॉट एवर द प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन द कंपनी या कोई जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो उससे स्ट्रैटेजी जब आप फॉर्मुलेट करते हो, जब उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो तो ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है। बिकॉज ये स्ट्रैटेजी जो है ये हर लेवल पे आती है। बिना स्ट्रैटेजी के, जैसे लोग बोलते हैं आप डेली रूटीन में काम करते हो यार इसको कैसे करें, जहाँ ये वर्ड कैसे आता है वहाँ पे स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व हो जाती है। द वे यू ट्राई टू डू एनी टास्क, एनी वर्क, तो वहाँ पे स्ट्रैटेजी अप्लाई की जाती है। डेफिनेशंस जो कि क्लॉजविट्ज इन 1820, सोचो उस टाइम पे स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन दी गई है और अभी भी स्ट्रैटेजी मॉडिफाई होती जा रही है कि स्ट्रैटेजी नित नए आयाम आते जा रहे हैं स्ट्रैटेजी के। स्ट्रैटेजी इज द आर्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ बैटल्स एज अ मीन्स टू गेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वॉर। अगर हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो दोनों पार्टीज जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ बैटल्स एज अ मीन्स टू गेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वॉर। मीन्स हमें लड़ाई जीतने के लिए जो भी तरीके हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम स्ट्रैटेजी का नाम देते हैं। शैंडलर इन 1962, स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान। मीन्स ये वृहद है, ये बहुत बड़ा मास्टर प्लान होता है दैट डिटरमाइंस द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी भी कंपनी, किसी भी एंटरप्राइज, किसी भी इंस्टीट्यूट के
जिसको हम बोलते हैं, जो वो अचीव करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ देखना चाहते हैं उसको पहुँचने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए दे फॉर्म स्ट्रैटेजी। व्हाट मीन्सबर्ग ने क्या बोला है? स्ट्रैटेजी इज अ मीडिएटिंग फोर्स बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन और उसके एनवायरनमेंट के बीच का ये कॉम्बिनेशन है, ये रिलेशन है दोनों के बीच में। Consistent patterns in streams of organizational decisions to deal with the environment. How these organizations they deal with their internal and external environment, ये मिन्सबर्ग ने बोला है। What Norman is saying, strategy is the art of creating value. हम मार्केटिंग में पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है। तो स्ट्रैटेजी, जो भी आप एक्शन करने जा रहे हो, जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, इट शुड क्रिएट वैल्यू। पोर्टर ने क्या बोला है? स्ट्रैटेजी डेलिबरेटली चूजिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज टू डिलीवर अ यूनिक मिक्स ऑफ वैल्यू इन 1996। पोर्टर ने क्या बोला है कि डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं। इट्स अ, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो एक पूरा गेम प्लान है या मास्टर प्लान है, तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो स्ट्रैटेजी इज अ मिक्स ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज मिलके आपका पूरा गेम प्लान, पूरा मास्टर प्लान बनाते हैं। नाउ, तो ये हमने स्ट्रैटेजी के डिफरेंट पॉइंट्स देखे। अब स्ट्रैटेजी को अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव लूँ, तो स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान स्टेटिंग हाउ द कॉर्पोरेशन विल अचीव। देखिए यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो है हाउ। ठीक, हाउ दे आर गोइंग टू अचीव, क्या अचीव करना है? इट्स मिशन एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बाय सेटिंग द डिसीजंस। ना व्हाट दे आर गोइंग टू टेक द डिसीजंस, कौन कौन से डिसीजंस हैं? व्हाट बिजनेस दे आर इन, कौन से बिजनेस में है। अगर आप स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से बिजनेस में जो है वो हम हैं। ठीक, फिर व्हाट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे विल ऑफर, सबसे पहले कौन से बिजनेस में हैं, फिर कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी सर्विसेज हैं, टू होम, हम किसको देने जा रहे हैं, फिर हमारे मतलब हमारे कस्टमर कौन है, हमारा मार्केट कहाँ है, एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पे, एंड ऑन व्हाट टर्म्स, किस टर्म पे, अगेंस्ट विच कॉम्पिटिटर्स, हमारे अगल बगल कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जिनसे हमें फाइट करनी है, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक द स्ट्रैटेजी। ऑन व्हाट बेसिस विल दे कम्पीट, जो बेस क्या है, किस बेस पे हम कम्पीट करने जा रहे हैं। सो इन अ नटशेल स्ट्रैटेजी क्या है, मैं किस बिजनेस में हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, मैं किसके लिए स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, मैं जो अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज दूंगा वो किस प्राइस पे दूंगा, ठीक है, किस कंडीशन पे दूंगा, मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, और मैं किस बेस पे वो स्ट्रैटेजी जो है वो बनाने जा रहा हूँ, और किस बेस पे मैं कंपटीशन फॉलो करूँगा। तो अब फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी देखें तो सबसे मेन चीज़ है, इट इज़ मेड बाय टॉप मैनेजमेंट। ये जो टॉप मैनेजमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन, या ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन टेकिंग डिसीजंस, इट इज़ मेड बाय टॉप मैनेजमेंट, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एलोकेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी हाउ मच दे आर हैविंग, हाउ मेनी दे आर हैविंग रिसोर्सेज, कितना उनके पास रिसोर्सेज है और उसको वो कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने में और उसको फाइनली इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म, जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, अभी आप आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में हर टीम अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, तो जिसकी जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी उतना ही अच्छा जो है वो उनका रिजल्ट आएगा। और जब स्ट्रैटेजी आप इम्प्लीमेंट करते हो तो हमेशा फ्यूचर को देख के करते हो, तो इसलिए ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेज, मल्टी फंक्शनल, आप जब स्ट्रैटेजी लगाते हो, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करते हो, तो ये बहुत सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होती है, बिकॉज आप एक जगह स्ट्रेटजी लगा के बाकी लोगों को आप नहीं छोड़ सकते, बाकी चीज़ें आप नहीं छोड़ सकते हो, तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी एट वेरियस पॉइंट्स, इसलिए इसको मल्टी फंक्शनल बोला जाता है या मल्टी बिजनेस बोला जाता है। कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, देखिए दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। तो हम जब स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें मेन एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज इंटरनल फैक्टर्स पे हम कंट्रोल कर सकते हैं बट एक्सटर्नल फैक्टर्स हम कंट्रोल करने में दिक्कत जाती है, इसलिए स्ट्रैटेजी के मेन फीचर्स में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे हमें कंट्रोल करना, उसके फैक्टर्स को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है ना। अब स्ट्रैटेजी हमने देखा, अब स्ट्रैटेजी के साथ में एक टर्म आता है बिजनेस पॉलिसी। अब बिजनेस पॉलिसी क्या है कि ये बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी बोथ आर इंटर रिलेटेड।
बिजनेस पॉलिसी में ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग्स। नाउ मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट इज टेकिंग डिसीजंस, ओके। Now management is taking decisions, but how, on what basis they are going to take the decision? तो मैनेजमेंट को डिसीजंस के लिए एक प्रॉपर बेसलाइन तो चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन तो चाहिए। तो वो गाइडलाइन कौन देता है, ये बिजनेस पॉलिसी। स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, ये पॉलिसी क्या देता है, उस गाइडलाइन के तहत फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हैं एक मैनेजमेंट की, ऑन दैट बेसिस दे कैन टेक द डिसीजंस। Deals with the future course of action that an organization has to adopt. Future course of action, आप स्ट्रेटजी फॉर्म कर रहे हो और साथ ही साथ आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस भी उसी स्ट्रेटजी के बेस पे डिसाइड करोगे। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन उस बिजनेस पॉलिसी के बेस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है, तो उसी से उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बनती हैं और फिर वही स्ट्रेटजीज वर्कआउट होती हैं और फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड इमेज उसी से धीरे धीरे क्रिएट होती है। इट इज़ कंसर्न विथ मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सो द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स गोल। व्हेन यू आर हैविंग, सपोज आपके पास मान लीजिए कोई चीज़ है, आपके पास गाड़ी है और आप पैदल चल रहे हो और गाड़ी का यूज़ नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अनेबल टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज। तो इसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज हैं एंड दैट these resources should be utilized, and how they are going to be utilized, because they should be able to know कि ये resources का मैं कहाँ यूज़ करूँ, कैसे यूज़ करूँ। तो ये जो बिजनेस पॉलिसी है ये आपको प्रॉपर गाइडलाइन देती है कि हाउ अ स्ट्रैटेजी कैन बी फॉर्म्ड। इंपॉर्टेंस की अगर हम देखें तो फॉर लर्निंग पर्पस, इंटीग्रेट द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन्ड इन वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज यहाँ पे डिसीजन कौन लेता है, मैनेजमेंट लेता है। स्ट्रेटजी कौन बनाता है, मैनेजमेंट बनाता है। गाइडलाइन कौन देता है, बिजनेस पॉलिसी देता है। तो व्हेन यू आर एक्सपीरियंस्ड, व्हेन यू आर नॉलेजेबल पर्सन, देन यू कैन ईजिली फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी, डील्स विद कंस्ट्रेंट्स एंड complexities of real life business, because when you are having knowledge and when you are having experience, तभी आप डेली रूटीन में जो बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उनको आप दूर कर सकते हो। कैन बी अप्लाई टू वेरियस फील्ड्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की डिफरेंट फील्ड्स, क्योंकि मैनेजमेंट की बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, उन सभी फील्ड्स पे आप लगा सकते हो इस बिजनेस पॉलिसी को, बिकॉज ये एक गाइडलाइन देती है। ये गाइडलाइन आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए, क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम देखते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को हम स्टडी करते हैं। अडॉप्टिंग इंटरनली टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पहले हम अंदर का जो है वो सही करते हैं और अंदर का सही करने के साथ साथ हम बाहर वाले को भी सही करते हैं। दैट मीन्स when we are working on our internal strength and weakness, then we are going to avail the opportunities and threats, दोनों को हमें केयर टेक करना पड़ता है कि क्या आगे क्या क्या हो सकता है। फिर आता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट को समझने के लिए पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉलिसी किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट है वहाँ पे, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है। वर्क कल्चर आपका पॉलिसी के बेस पे डिसाइड होगा। प्रोवाइड्स द बेसिस फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट करता है उस डिसीजन मेकिंग को समझने के लिए पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस पॉलिसी लीड्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, जब आपको पता रहेगा कि हाँ मैं किस कानून के तहत, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑन दैट बेसिस आई एम गोइंग टू वर्क, मुझे कैसे काम करना है, मेरी लिमिटेशंस क्या हैं। अगर आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आपको पता है 9 बजे पहुंचना है, दैट मीन्स ये एक पॉलिसी है कि 9 बजे सारे बच्चे कॉलेज पहुंच जाएंगे। तो आपको पता है कि 9 बजे पहुंचना है, ये एक रूल है। ऑन दैट बेसिस यू मेक योर स्ट्रैटेजी कि मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे तैयार होना है और कितने बजे तक मुझे पहुंचना है। ठीक है, अब इसमें आगे जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट, व्हेन यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट ऑल द गाइडलाइंस, ऑल द बेसिक्स, कि हाँ मैं किस वे में, किस तरीके से मुझे काम करना है, तो ये पॉलिसी आपको गाइडलाइन देती है। जब आप पर्सनल डेवलपमेंट अपना करते हो तो उससे आगे आपकी ग्रोथ होगी और आपका जब ग्रोथ होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एन एग्जीक्यूटिव टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी शिफ्ट्स ऑन द स्टेटस ऑफ one department and on the position one occupies, means the person who is working in a department and the person जो अपनी वो पोजीशन होल्ड किया हुआ है
अगर एक व्यक्ति अपने डिपार्टमेंट, अपनी पोजीशन पे बहुत अच्छा काम करता है, तो इन द सेम वे इट इम्प्लाइज टू ऑल द पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पर क्या होगा, सभी व्यक्ति अच्छे से काम करेंगे। जब पर्सनल डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट अपने आप जो है वो होता जाता है। ऑफर्स यूनिक पर्सपेक्टिव to executives for understanding the macro factors and their impact on micro level. Macro factors business environment में external environment, internal environment, उसी में हम देखते हैं what are the macro factors, what are the micro factors। जो बाहर के factors होते हैं, जो बड़े factors होते हैं, उनका impact micro level पे किस तरीके से होता है। Offers unique perspective to understand to executives to understand for understanding the senior management view। आपको उस लेवल पे यू हैव टू कीप योर सेल्फ ऑन द शूज़ ऑफ मैनेजमेंट कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से ले जाना चाहते हैं, उनके गोल, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो एक एग्जीक्यूटिव को उस एंगल से सोचना पड़ता है कि हमारा सीनियर मैनेजमेंट किस वे में, किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी डिज़ाइन किया है और इस स्ट्रैटेजी को हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इसी पार्ट में हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। 3 levels are there: corporate level, business level and functional level। functional level ऑपरेशनल लेवल में भी काउंट होता है। तो कॉर्पोरेट लेवल यहाँ पे ये जो टिप ऑफ द पिरामिड है, ठीक, यहीं पे सारी स्ट्रैटेजीज फॉर्म होती हैं और फिर उसी के बाद ये ट्रांसफ़र होती हैं बिजनेस लेवल पे, और बिजनेस लेवल से ये फंक्शनल लेवल पे ट्रांसफ़र होती हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी मेन मैनेजमेंट पीपल वेयर द कंपनी वांट्स टू बी। मैनेजमेंट को पता है कि मेरी कंपनी कहाँ लेके जाना है, कंपनी का गोल, विजन, मिशन क्या है, ठीक है। तो ऑन दैट बेसिस दे फॉर्म द स्ट्रैटेजी। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, ये पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और यूजीसी नेट में भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी में कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल में ऑपरेशनल लेवल, ध्यान रखिएगा। इसमें 2 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। जब तक आप बनाओगे नहीं तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। बनाना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। बनाने का काम मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट कहाँ पे है, कॉर्पोरेट लेवल पे है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। मेजर फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजंस बिलोंग टू दिस लेवल। जहाँ पे पैसे की बात आती है, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे की पीपल आर देयर, बहुत मेन लोग होते हैं जो कि इस डिसीजन को कैरी करते हैं। तो दे ऑल पीपल आर देयर इन द मैनेजमेंट। सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, फंक्शनल कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, जहाँ पे ये स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन वाला पार्ट होता है। नाउ कमिंग टू द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी टू अ यूनिट। देखिए, चाहे कंपनी एक यूनिट के फॉर्म में हो या बहुत सारे उसके एसबीयूज हों, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स। बिजनेस लेवल पे मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, ये वो लोग होते हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के बाद इन लोगों के पास वो स्ट्रैटेजी आती है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो व्हाट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज शुड बी डेवलप्ड एंड ऑफर्ड टू विच मार्केट्स इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर जो मार्केट में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को किस तरीके से स्ट्रैटेजी जो आई है कॉर्पोरेट लेवल से, उनको हम किस तरीके से डेवलप करें, किस तरीके से उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे बनाई जाती है। स्ट्रैटेजी आ गई है एज पर द पॉलिसी, और उस स्ट्रैटेजी को बिजनेस लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। डिसीजंस एट दिस लेवल में क्या, इस लेवल पे क्या क्या डिसीजंस होते हैं। पॉलिसीज इन्वॉल्विंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कौन सा प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से करना है, एज पर द मार्केट स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर आता है मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। बिकॉज बिजनेस लेवल पे प्रोडक्ट देखना है, प्राइस देखना है, प्लेस देखना है, उसका कैसे प्रमोशन हो रहा है, ये पार्ट बहुत मैटर करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिकॉज मार्केट में क्या क्या चीज़ें नई आ रही है, R&D में क्या क्या चीज़ें करनी है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डेली रूटीन में इस पर बहुत वर्कआउट होता है। बिकॉज लाइक एग्जांपल हम मोबाइल्स का लेते हैं, तो हर महीने, हर 2 महीने, हर 6 महीने पे नए नए मोबाइल के फीचर्स चेंज होते जाते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल ड्यू टू R&D। मार्केट में जो डिमांड है उसी हिसाब से चीज़ें बनती जाती हैं। फिर पर्सनल all those people who are involved in working in the organization, they are the manpower।
तो यहाँ पर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में ये 4 डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। नाउ कम्स द फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजी। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, डूइंग राइट थिंग्स। ठीक, ये किसका है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, डूइंग राइट थिंग्स मीन्स सही काम करना। तो फंक्शनल लेवल पे क्या चीज़ होता है, डूइंग थिंग्स राइट, सही, डूइंग थिंग्स राइट, किसी भी काम को सही तरीके से करना फंक्शनल लेवल पे है, और सही काम करना ये कॉर्पोरेट लेवल पे है। मैनेजमेंट, व्हाट मैनेजमेंट थिंक्स, डूइंग राइट थिंग्स, व्हाट फंक्शनल पीपल थिंक, डूइंग थिंग्स राइट। सो हैंडलिंग डे टू डे टास्क ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस लाइक एडवर्टीजमेंट हो गया, कैंपेनिंग, परचेजिंग मटेरियल, इन्वेंट्री कंट्रोल, मेंटेनेंस एक्सेट्रा, ऑल दोज एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व एट द ग्राउंड लेवल, तो वहाँ पे फंक्शनल स्ट्रैटेजी। अगर हम एक सुपरवाइज़र को भी देखते हैं, अगर आप मकान बन रहा है, वहाँ पे एक जो जो हेल्पर है या जो मिस्त्री है जो काम कर रहा होता है, वो भी स्ट्रैटेजी लगाता है कि किसको कैसे किया जाए, किस चीज़ को करने से मेरा काम बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये कैसे, क्यों, ये स्ट्रैटेजी का पार्ट हो जाता है। अब आते हैं हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे, ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रैटेजी देखा, बिजनेस पॉलिसी देखा, लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी देखा, और अब आते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे, बिकॉज ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस एंड एक्शंस दैट डिटरमाइन द लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉरपोरेशन। ये लंबे समय के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। इसी स्ट्रैटेजी को पूरा जो पार्ट है कि कब बना के और कब लास्ट एंड तक का जो पार्ट है, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ये इसमें जो स्टेप्स होती हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, एनवायरमेंटल स्कैनिंग मीन्स हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल है, जो एक्सटर्नल है, उसकी स्कैनिंग बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी पे, ठीक, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पे। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग, फिर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसका इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल होता है। ये क्यों किया जाता है, ताकि द ऑब्जेक्टिव्स दैट वी हैव फॉर्म्ड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव दिस, ये चारों चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप किसी को जो है वो कम मत समझिएगा। फॉर्मुलेशन बहुत ज़रूरी है, तो इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके बाद जो है वो इवैल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है, और कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डेफिनेशन, तो फ्रेड डेविड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ formulating, implementing, evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its objective। मेन चीज़ हमको क्या ध्यान रखनी है कि formulating, implementing and evaluating, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजंस में इन्वॉल्व होती हैं। हर स्टेप पे ये डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। कैनन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज दैट सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस। ये सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस कहाँ से आ रहे हैं, मैनेजमेंट की तरफ से आ रहे हैं। दैट रिजल्ट इन फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी एट इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूट, चाहे वो छोटे बिजनेस में हो चाहे बड़े बिजनेस में हो, वो कौन कौन से उसके डिसीजंस हैं, उसके कौन कौन से एक्शंस हैं जो कि उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और जिस प्रोसेस के थ्रू जाता है ये, environmental scanning, then formulation, then implementation, then evaluation and control, it is strategic management process. See, strategic management, here the intent, what you want to do, what is your vision, what is your mission, what is your objective, यू हैव टू डिफाइन दिस। ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको आपका विजन नहीं पता होगा, तब तक आपका मिशन नहीं पता होगा, जब तक आपका ऑब्जेक्टिव नहीं पता होगा, तब तक आप आगे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट नहीं कर पाओगे। फिर जब ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई, तब यू हैव टू फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के बाद स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन है, और फिर स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द स्ट्रैटेजिक इंटेंट, विजन। इट इज़ व्हाट द फर्म अल्टीमेटली लाइक टू बिकम। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहता है, ये विजन होता है उसका, ठीक है। बोले मेरा बहुत बड़ा विजन है, मैं मिलियनियर बनना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, ये आपका विजन है। मिशन, इट टेल्स हु वी आर, हम क्या हैं, एंड व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, एज वेल एज व्हाट वी वुड लाइक टू
बिकम, हम कैसे उसको, मतलब हम क्या बनना चाह रहे हैं, हम क्या हैं। ये मिशन जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें होती हैं, मिशन अकम्प्लिश्ड, मिशन इम्पॉसिबल, ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो टास्क है उसके साथ में आपका मिशन जुड़ा हुआ होता है, उस टास्क को आप कैसे कर रहे हो ये मिशन में इन्वॉल्व होता है। फिर ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं, एंड रिजल्ट्स ऑफ प्लान्ड एक्टिविटी दैट स्टेट व्हाट इज टू बी अकम्प्लिश्ड, क्या जो विजन में आपने सोचा था उस विजन को एंड रिजल्ट तक पहुंचाने वाला काम कौन है, ये ऑब्जेक्टिव करता है। तो विजन क्या बनना चाहते हो, मिशन क्या है जो ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है, हम क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो हमारा एंड रिजल्ट है जो हमने सोच रखा है। फिर ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका क्या रोल होता है, व्हाट इज टू बी अकम्प्लिश्ड बाय व्हेन एंड शुड बी क्वांटिफाइड इफ पॉसिबल। मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के ले आऊँगा, इट्स नॉट पॉसिबल। जो ऑब्जेक्ट मतलब आपके ऑब्जेक्टिव्स वो होने चाहिए जो कि आप अचीव कर सको। डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उसको ये डिफाइन करता है, बिकॉज ये एंड रिजल्ट है, ठीक है। आखिर में जब आप डेड एंड पे पहुंचोगे तब आप एनालाइज करोगे कि हाँ मैंने जो सोचा था, मैंने जो किया है, क्या वो मुझे मिला है। 3 पार्ट में समझिएगा, क्या मैंने जो सोचा था, क्या मैंने जो किया है, क्या मुझे वो मिला है, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग डिसीजंस एंड डिसीजन मेकर, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग डिसीजंस एंड डिसीजन मेकर, जो व्यक्ति डिसीजन ले रहा है, ठीक है, और जो वो डिसीजन ले रहा है, एक तो डिसीजन मेकर हो गया, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द डिसीजन, टेकिंग द डिसीजन, और जो डिसीजंस वो ले रहा है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज, ये ऑब्जेक्टिव क्योंकि आपको पता है एंड रिजल्ट मेरा क्या होगा, तो उसी के बेस पे आप स्ट्रैटेजीज डिजाइन करते हो, उसको फॉर्मुलेट करते हो। प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनती हैं उन्हीं स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग जो एंड रिजल्ट मिलता है, और उसी एंड रिजल्ट के बेस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस असेस होता है। नाउ द सेकंड स्टेप इज द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, चूजिंग द बेस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। लाइक आपके पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शन में नाउ यू हैव टू डिसाइड विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लोग बोलते हैं ना ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो सभी अच्छे हैं तो उनमें से सबसे अच्छा कौन है, तो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। ऑन दैट बेसिस आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का करंट सिचुएशन देखोगे, फ्यूचर क्या क्या हो सकता है, मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उन सब के बेस पे आप स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हो। अब यहीं पर जब हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है स्वॉट एनालिसिस। व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? इट इज़ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फॉर द इंटरनल एनालिसिस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर द एक्सटर्नल एनालिसिस। ये करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिना इसके किए आप स्ट्रेटजी जो है वो फॉर्मुलेट नहीं कर पाओगे। यू शुड बी एबल टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यू शुड बी एबल टू नो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट आर गोइंग टू कम, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और कौन कौन से थ्रेट्स आ सकते हैं जिससे कि मुझे संभल के रहना है, ठीक है। तो अब इसके बाद इसी में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एनवायरमेंटल अप्रेजल जिसमें हम इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम पेस्टल एनालिसिस पढ़ते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक। इंटरनल एनवायरनमेंट में हम कंपनी के अंदर के सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और जो भी फंक्शनिंग है डिपार्टमेंट्स की, इंटर डिपार्टमेंट्स की, ठीक है, हायरार्की लेवल पे हम देखते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे कौन कौन है, बिजनेस लेवल पे कौन कौन है, और फंक्शनल लेवल पे कौन कौन है, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन। तो ये एनवायरमेंटल अप्रेजल बहुत ज़रूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल, जो रिसोर्सेज हैं मेरे पास, उन रिसोर्सेज का मैं किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दैट मे इन्फ्लुएंस the organization's ability to achieve goals. This analysis can be done at various levels, functional, divisional and corporate. तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि मेरे पास क्या क्या स्ट्रेंथ है, मैं उन स्ट्रेंथ को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ। मीन्स अगर आपको पता है कि आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी इंटरनल वीकनेस क्या है, किन किन चीज़ों में आप बहुत अच्छे हो, किन किन चीज़ों में आप लैक कर रहे हो, तो वहाँ पर
ये क्लियर कट डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलती है। थर्ड वन इज द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पर मेन चीज आता है एक्शन स्टेज, मीन्स जहाँ पे काम करना है, एक्चुअल काम जो होना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे काम होना है, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्शन स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इट रिफर्स टू डिसीजंस दैट आर मेड टू इंस्टॉल न्यू स्ट्रैटेजी और रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग। या तो जो एक स्ट्रैटेजी चल रही है वो कैसे चल रही है, उसको कैसा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ये देखना है, या फिर जो नई स्ट्रैटेजी आ रही है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड सिस्टम। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर चुके होते हो, ठीक है, तब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोसेस होनी चाहिए, उसका कोई सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे सिस्टम बनाना है ये ग्राउंड लेवल पे देखा जाता है। फिर फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन, उसको करना कैसे है। जैसे मकान बनाने के पहले हम मैप बनाते हैं, ठीक है, मकान का नक्शा जब फाइनल हो जाता है, जब हम ग्राउंड पे पहुंचते हैं जहाँ पे हमें नींव भरनी होती है, तो पहले हम ज़मीन का एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी स्टेप्स आगे बढ़ती हैं। फिर आता है आपका बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशनलाइजिंग स्ट्रैटेजी। बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन में इट डिपेंड्स ऑन मैनेजर्स एबिलिटी टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। ये आप समझते होंगे कि व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका बिहेवियर टूवर्ड्स एम्प्लॉय कैसा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीडरशिप में भी अगर हम देखें तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप भी होता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी होता है, लेसिस फेयर टाइप की भी लीडरशिप होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन मैनेजर्स हु आर गोइंग टू बी लीडर्स की फॉर द एम्प्लॉयज़। तो वहाँ पर वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके उनसे काम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी आपको इम्प्लीमेंट करनी है। ऑपरेशनलाइजिंग स्ट्रैटेजी में इट इंक्लूड्स एस्टैब्लिशिंग एनुअल ऑब्जेक्टिव्स, डिवाइजिंग पॉलिसीज एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। किसको कितना कैसे एलोकेट करना है, यहाँ पे एलोकेशन है। तो उसके बेस पे सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। तो बीइंग अ मैनेजर यू शुड बी एबल टू नो कि मैं रिसोर्सेज का एलोकेशन किस तरीके से करूं कि मेरे एम्प्लॉयज़ उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। नाउ कम्स द लास्ट स्टेप, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन किसी भी चीज़ का। अब देखिए मूल्यांकन क्या होता है, या तो पहले का कोई सेट स्टैंडर्ड हो और जो अभी अचीव हो रहा है उसके बीच में हम कंपेयर करें, ठीक है, या जो ऑन गोइंग प्रोसेस हो रही है उसका हम कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करते रहें। जैसे आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें फर्स्ट सेशनल होता है, सेकंड सेशनल होते हैं, ठीक है, या जिसको हम मिड टर्म एग्ज़ाम्स बोलते हैं, फिर उसके बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं। ये जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं ये आपके इवैल्यूएशन के लिए कि आपकी जो स्टडीज़ हैं वो किस लेवल पे जा रही हैं, ठीक है। आप उन रिजल्ट्स के बेस पे अपना इवैल्यूएशन करते हो। तो it is the primary means to know when and why particular strategies are not working well. It is the process in which corporate activities and performance results are monitored so that actual performance can be compared with a desired performance. Actual performance और desired performance, जो मैं चाह रहा हूँ और जो हो रहा है उनके बीच में कितना गैप है। अगर जो मैं चाह रहा हूँ और वही हो रहा है तो कोई गैप नहीं होगा। जो मैं चाह रहा हूँ और जो हो रहा है उसमें जितना ज़्यादा गैप दिखता जाएगा दैट मीन्स उतना बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता जाएगा आपके परफॉर्मेंस लेवल पे। दस स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ इंक्लूड रिव्यूइंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट आर द बेसिस ऑफ करेंट स्ट्रैटेजीज। मैंने अभी बोला था आपसे कि स्ट्रैटेजीज के लिए सबसे मेन चीज़ होती है इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स का इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है कि कहीं हम गड़बड़ ना हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं इसके। फिर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, आपने देखा जो मेरा डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस था, जो मैं चाह रहा था और जो हो रहा है उसमें अगर गैप है तो मैं कंट्रोल करूँगा। आप गाड़ी चलाते समय आप देखते होगे कि हाँ मेरी 40 की स्पीड से चल रहा हूँ, मैं 50 की स्पीड से चल रहा हूँ, या मैं 60 की स्पीड से चल रहा हूँ, या मैं 80 की स्पीड से चल रहा हूँ, तो गाड़ी मेरी किस स्पीड पे कितना कंट्रोल में रहेगी, ये आप डेली रूटीन में देखते हो। इन द सेम वे व्हेन वी आर टॉक अबाउट स्ट्रैटेजीज इन ऑर्गेनाइजेशंस, तो वहाँ पर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इन दिस स्टेप ऑर्गेनाइजेशन से डिटरमाइन व्हाट टू कंट्रोल। आपको पता होना चाहिए कि वो जो गैप बना है वो गैप क्यों बना है, व्हाट आर द रीजंस फॉर क्रिएटिंग दैट गैप, ठीक है। तो डिज़ायर्ड और एक्चुअल के बीच में जो गैप आया है वो क्यों आया है, ठीक है। विच ऑब्जेक्टिव्स द ऑर्गेनाइजेशन होप्स टू
accomplish set control standards, measure performance, compare the actual with the standard, determine the reasons for the deviations and finally taking corrective actions. मेन चीज़ यहाँ पर क्या चीज़ है कि हम क्या चीज़ फोकस कर रहे हैं, ये मेन है आपका रीजंस. व्हाट आर द रीजंस, किन कारणों से हमारा जो रिजल्ट है वो गैप क्रिएट होता जा रहा है, ये गैप हमको स्टडी करना है और इसको कंट्रोल करना है. इंपॉर्टेंस अबाउट द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मेन चीज़ है आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स. फिर ऑफसेट फाइनेंशियल बेनिफिट्स, अगर हर स्ट्रैटेजी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गई है तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना ही मिलना है. ऑफसेटिंग अनसर्टेनिटी, जो ना सोचा समझा जो होता है ना कि हमने सोचा नहीं था और ये हो गया अनसर्टेनिटीज़, तो अगर आप पहले से ही प्री प्लान्ड हो तो आपको आने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, ठीक है, उनसे आप बच सकते हो. क्लैरिटी इन ऑब्जेक्टिव्स एंड डायरेक्शंस, आपको पता है कि आप किस रास्ते जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या अचीव करोगे, ये बहुत क्लियर हो जाता है व्हेन वी आर गोइंग टू फॉलो द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. इंक्रीज्ड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, जितना ज़्यादा आप क्लियर रहोगे, जितना ज़्यादा आप स्ट्रैटेजिक वे में चलोगे, प्लान्ड वे में चलोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी. फिर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, आप जब अच्छा परफॉर्म करने लग जाओगे तो यू फील मोटिवेटेड. आप जब अच्छा मोटिवेशन आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, परफॉर्मेंस लेवल बढ़ेगा, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है. फिर लिमिटेशंस क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जिस पे हमारा कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए एज पर द एनवायरमेंटल चेंजेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ कभी कभी बढ़ जाती हैं. गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस आ गए, ठीक है, टैक्सेस आ गए, तो वहाँ पर आप, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल आपका नहीं है, आपने स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बना रखी है, तो नाउ यू हैव टू उसमें फिर स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़ता है. फिर रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या चीज़ है, दृढ़ता जिसको हम बोलते हैं. अब गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल लगा दिया तो वो रिजिड है, वो चेंज नहीं करेगी. ऑन दैट बेसिस यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजीज, ठीक है. तो स्ट्रैटेजी हमारी इस तरीके से होनी चाहिए कि उसमें स्कोप हो, ठीक है, चेंज करने का या थोड़ा बहुत उसको माइनर प्लस माइनस करने का स्कोप होना चाहिए हमारे स्ट्रैटेजी में. इनएडिक्वेट एप्रिसिएशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अब यहाँ पर कॉर्पोरेट लेवल की बात आ रही है. कॉर्पोरेट लेवल से जो है स्ट्रैटेजी ट्रांसफ़र होकर बिजनेस लेवल से जो फंक्शनल लेवल में आ रही है, वहाँ पे एप्रिसिएशन मीन्स मोटिवेशन, एम्प्लॉइज दोज हु आर वर्किंग एट द ग्राउंड लेवल, ये रिवर्स में भी जाता है. ग्राउंड लेवल पे रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जितना ज़्यादा अच्छे से होगा, उतना ही ज़्यादा बिजनेस लेवल पे उसका फ़ायदा मिलेगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो कॉर्पोरेट लेवल पे उसका फ़ायदा मिलता है. लिमिटेशंस इन इम्प्लीमेंटेशंस, कॉर्पोरेट लेवल पे जो स्ट्रैटेजीज बनती हैं और ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी होती है, उनके बीच में जितना डिफरेंस रहेगा, द पर्सन हु इज सिटिंग एट द कॉर्पोरेट लेवल, उसको ग्राउंड लेवल की रियलिटी पता होनी चाहिए, तभी वो अच्छी स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो गैप क्रिएट होता जाएगा. उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बना के ग्राउंड लेवल पे भेजी और ग्राउंड लेवल पे ये हो रहा है कि भैया ये पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पर दिक्कत जाती है. नाउ कम्स द टॉपिक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, द एक्ट ऑफ चूजिंग वन अल्टरनेटिव फ्रॉम एमंग अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स. सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स मीन्स अगर आपके पास ए, बी, सी और ये डी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, कि मुझे किसी कंपनी को क्या करना है, तो ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन में मुझे चूज़ करना है. द पर्सन हु इज़ एट द टॉप लेवल, उसके अंदर इतना नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एमंग द सेट ऑफ ऑप्शंस, सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स, आई हैव टू चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव. डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के क्या क्या हो सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन होता है, ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनता है. अफेक्ट लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी मीन्स लंबे समय के लिए, अगर स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी निकली, प्रोसेस बहुत अच्छे से पूरा फॉलोअप हो गया, तो इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है. यूजुअली हैव मल्टी फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज. मल्टी फंक्शनल मीन्स अगर एक जगह बिगड़ा तो वो इम्पैक्ट करता है सभी जगह पे, ठीक है. तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो मेन डायमेंशंस हैं जहाँ हम डिसीजंस की बात करते हैं. अब डिसीजन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये 2 तरीके का होता है. इट इज़ ऑफ 2 टाइप, प्रोग्राम डिसीजन एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन. देखो प्रोग्राम्ड इसी से समझ में आ रहा है कि इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड डिसीजन. स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मीन्स स्टेप बाय स्टेप, इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर मैनर.
जो डिसीजंस लिए जाते हैं टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द लेवल्स, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल, तो उस तरीके के डिसीजंस स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस होते हैं। नॉन प्रोग्राम्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस जो एकदम से ले लिए जाते हैं या विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस ऑल द फैक्टर्स, तो वहाँ पे वो नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस होते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग कंडीशंस में अगर हम देखें, द डिसीजन मेकर्स फेसेस कंडीशंस ऑफ सर्टेनिटी रिस्क। सर्टेनिटी रिस्क, जब भी आप डिसीजन लेते हो, हर डिसीजन में कहीं ना कहीं, चाहे वो थोड़ा रिस्क हो चाहे ज़्यादा रिस्क हो, रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में आप देखते होगे, म्यूचुअल फंड इज़ अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क उसमें इन्वॉल्व रहता है। इन द सेम वे व्हेन यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन, तो हर डिसीजन में रिस्क इन्वॉल्व होता है। अनसर्टेनिटी लेवल ऑफ एम्बिग्युइटी मीन्स जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसका लेवल भी डिपेंड करता है आपके डिसीजन मेकिंग पे, कि जो टास्क, जो डिसीजन, जो एक्शन आप डिसाइड करने जा रहे हो उसमें एम्बिग्युइटी का लेवल क्या है। ठीक है, एम्बिग्युइटी मीन्स इफ़ और बट वाली जो कंडीशंस होती हैं, कितना जो है वो उसमें मकड़ जाल टाइप की चीज़ें फंसी हुई हैं। फिर चांसेस ऑफ मेकिंग अ बैड डिसीजन, अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया और वो स्ट्रैटेजी ऊपर से नीचे तक इम्प्लीमेंट होती चली आई और जब ग्राउंड लेवल पे वो काम हो रहा है और रिजल्ट नहीं आया, तो हु इज़ गोइंग टू सफ़र? पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करता है। जो ऊपर से डिसीजन आया है नीचे इम्प्लीमेंट हो रहा है और रिजल्ट, आप देखो रिजल्ट वही चीज़ है जो एक्चुअल और जो हमने सोचा हुआ था। तो सोचा और एक्चुअल के बीच में जितना ज़्यादा गैप क्रिएट होगा उतना ही गलत डिसीजन माना जाता है, और जितना ही कम गैप होगा उतना ही अच्छा डिसीजन माना जाता है। तो आज की क्लास में हमने थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में जो है वो स्ट्रैटेजी का पढ़ा है, जिसमें हमने स्ट्रैटेजी क्या होती है, बिजनेस पॉलिसी क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, हमने 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी देखा, बिजनेस मैनेजमेंट प्रोसेस के 4 पार्ट्स देखे, एनवायरमेंटल स्कैनिंग देखा, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन देखा, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन देखा, फिर इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इनके साथ साथ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के बाद हमने क्या देखा कि एनवायरमेंटल अप्रेजल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल क्या होता है, इसी प्रोसेस में ही फिर हमने देखा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या होता है। क्यों? क्योंकि जो टॉप लेवल पे डिसीजंस ले रहे हैं वही डिसीजंस किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट में इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल फिगर आउट सम मोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो आप कोशिश कीजिए लाइक करने का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने का, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो सके उतना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। थैंक यू।